हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप एडू जोन एंड आई एम योर होस्ट एज यूजुअल दीपक कुमार। आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला पार्ट है, जो लोग बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, कुमार यूनिवर्सिटी से बीए फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर उनका सब्जेक्ट है या इंग्लिश लैंग्वेज उनका सब्जेक्ट है, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, टैप करें, और ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ले रखा है या जिन लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रखा है, बीए पार्ट फर्स्ट में कुमार यूनिवर्सिटी हो या गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं। पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसके बाद आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में आपको आपके जो वीडियोज़ हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी और आपके लिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आप ज़रूर चेक करें अगर आपको लगता है तो। सारा सब्जेक्ट मटेरियल जितना हो सकता था उतना मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, आप उसे ज़रूर चेक करें, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर जो है, जो लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट जरूर देखें, राइटिंग सेक्शन जरूर देखें, वहाँ पर प्लेलिस्ट है बना रखी है, सारे वीडियोज़ आपको एक ही जगह पर इकट्ठे मिल जाएंगे, इससे आपकी हेल्प होगी। और आज के वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के जो पहला पेपर होता है, जो बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं कुमार यूनिवर्सिटी में, यूनिट फर्स्ट को हम देख रहे हैं। यहाँ पर यूनिट फर्स्ट को हम कवर करेंगे, उसके बाद यूनिट सेकंड को भी कवर करेंगे। इससे इस वीडियो के थ्रू का जो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि कम समय में किस तरह से आप अधिक से अधिक तैयारी कर पाएँ। अगर आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तैयारी कर लेना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। वैसे तो आपके बहुत सारे चैनल देखेंगे, लेकिन एकेडमिक अगर देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर को, बीए पार्ट फर्स्ट को जो कवर कर रहा है, हमारा चैनल उसमें मदद कर रहा है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ सकते, तो आप इस मेरे चैनल के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो है, बाकी जो हेल्पफुल वीडियो है जो बीए में पढ़ रहे हैं उनके लिए, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहाँ पर भी लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में बार बार बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके हिसाब से मैटर मिल जाएगा। और बीए पार्ट फर्स्ट का क्या सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके चेक करें, वहाँ पर हमने दे रखा है। सबसे ज़्यादा हमारा वीडियो वो पसंद भी किया जा रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का भी हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना है, जल्द ही बनाया जाएगा। तो चलिए फोकस करते हैं यूनिट फर्स्ट में। तो अगर आपका बीए पार्ट फर्स्ट में इंग्लिश लिटरेचर है, तो यूनिट फर्स्ट क्या क्या लेसन है उसमें हम आज इस वीडियो में वो सारा कवर कर देंगे, यूनिट फर्स्ट। उसके बाद यूनिट सेकंड बना दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पहला पेपर पूरा कंप्लीट तैयार। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी, तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडी ऑफ ग्रेट प्लेस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। इसके हमने इतने शॉर्ट और इजी नोट्स बनाए हैं जो आपको देखते ही लर्न हो जाएंगे। जोसेफ एडिसन का ऑन द विम्स ऑफ लिटरेरी एडवेंचर्स, सर रिचर्ड स्टील का सर रॉजर एंड द विडो, ऑलिवर गोल्डस्मिथ का द मैन इन ब्लैक, चार्ल्स लैम्ब का पुअर रिलेशन। तो ये सारे अब एक वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको जब भी तैयारी करनी है तो आप दो तरीके से तैयारी कीजिए, एक तो राइटर बेस्ड और एक लेसन बेस्ड। तो राइटर बेस्ड और लेसन बेस्ड हमने दोनों कर रखा है। और राइटर बेस्ड और लेसन बेस्ड से फायदा है, अगर राइटर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपकी मदद हो जाएगी, लेसन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आपको कम से कम समरी पता होनी चाहिए, तो उससे आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं और बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, मैं बताऊं इस नोट्स के थ्रू। तो चलिए एक एक करके फोकस करते हैं। सर फ्रांसिस बैकन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। सर फ्रांसिस बैकन को अंग्रेजी निबंध का पिता कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड टू राइट ऐसे, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निबंध लिखना शुरू किया था इंग्लिश भाषा में। ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश एसेज, उन्होंने अंग्रेजी निबंध का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेन से लिया है। मॉन्टेन कौन थे? फ्रेंच एसेज, फ्रांस के निबंधकार थे जिन्होंने सबसे पहले निबंध लिखना शुरू किया था। हु हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू राइट एसेज, जिन्होंने पहले ही निबंध लिखना शुरू कर दिया था फ्रेंच भाषा में 16वीं सेंचुरी में। बैकन चेंज द वेरी नेचर ऑफ द एसे। बैकन ने क्या किया, बैकन जब आए तो उन्होंने निबंध जब लिखना शुरू किया अंग्रेजी भाषा में, उन्होंने एसेज की नेचर को बदल दिया, एसेज की प्रकृति को बदल दिया। बैकन्स स्टाइल इज एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक। बैकन की जो शैली है लिखने की वो है एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक। एफोरिस्टिक और एपिग्रामेटिक का मतलब क्या है? एफोरिस्टिक एपिग्रामेटिक सूक्ति परक कहलाते हैं, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। एफोरिस्टिक का मतलब होता है कि कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह देना, लेकिन ऐसे जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट हो। एपिग्रामेटिक का मतलब कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह देना, लेकिन सटायर वे में कहना, एक तरह व्यंग करके या कटाक्ष करके कहना। हिज स्टाइल फ्रॉम हियर एंड दियर, उनकी शैली जो है यहाँ वहाँ से, मतलब हर जगह अगर आप पढ़ेंगे उनके ऐसे तो आपको लगेगा कि वो लैटिन शब्दों का बहुत यूज करते हैं, लैटिन फ्रेजेस का यूज करते हैं। तो उनकी शैली लैटिनिज्म से प्रभावित है, लैटिन शब्दों से प्रभावित है। ही यूजेस लैटिन वर्ड, वो लैटिन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने ऐसे में, विच गिव हिम, जो क्या देते हैं, डेप्थ देते हैं और एलिगेंस देते हैं उनके निबंध को। द रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ
बैकन, जो रिमार्केबल क्वालिटी है, जो मुख्य क्वालिटी है बैकन के, वो ये है कि दैट ही टूक द सब्जेक्ट फ्रॉम एवरीडे लाइफ, कि वह जो सब विषय लेते हैं अपने निबंध के वो दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। दैट इज वाई इवन ऑर्डिनरी मैन, इसीलिए जो साधारण व्यक्ति भी होता है और औरतें भी होती हैं, मैन हो या वीमेन, फेल इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड महसूस करते हैं उनको पढ़ने में। हिज एसेस आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम, उनके जो निबंध हैं वो सांसारिक ज्ञान से भरे हुए हैं। विथ प्रैक्टिकल एडवाइस, जिसमें प्रैक्टिकल एडवाइस भी है, व्यवहारिक सलाह भी है। मैकॉले कॉल्ड हिम, मैकाले उनको कहते हैं वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट, वाइजेस्ट इसलिए क्योंकि उनके जो एसेस हैं वो सांसारिक ज्ञान से भरे हुए हैं, नॉलेज से भरे हैं। ब्राइटेस्ट इसलिए कहते हैं बहुत ही पॉपुलर हुए। और मीनेस्ट का मतलब है कि मतलब कभी कभी वो ऐसी बात कर देते हैं जो उससे लगता है कि मतलब ये तो बहुत उन्होंने बहुत नीचे स्तर की बात करी। जैसे ऑफ फ्रेंडशिप, अगर एसेस को देखें तो ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे, जिसमें उन्होंने मित्रता के बारे में लिखा है, वो एक जगह पर कहते हैं कि ऐसी मित्रता को छोड़ देना चाहिए जो जिसमें व्यक्ति का, जिसमें आपका हित ना हो। मतलब जब आप कोई मित्रता करें तो भाई आपको फ़ायदा होना चाहिए। आपको फ़ायदा कहने का मतलब है आपका व्यक्तित्व निखरे इस तरीके से। तो कभी कभी वो ऐसा कहते तो कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ही छोटी बात कर दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो उनके दो एसेस आपके सिलेबस में है, ऑफ स्टडीज और ऑफ जो ग्रेट प्लेस है, उसकी समरी देख लेते हैं आखिर कहा क्या है। तो राइटर बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार करें और उसके बारे में, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपको लिखना पड़ सकता है। और राइटर बेस्ड इसलिए पता होना चाहिए राइटर के बारे में कि कुछ जो पॉइंट्स हैं कम से कम आप जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। और क्रिटिकल कमेंट जहाँ पर आप करते हैं, तो क्रिटिकल कमेंट तो आपको पता होगा, जैसे आपने लाइन्स डाली फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा, इसका भी वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन करते हो, उसके बाद नीचे आप क्या कीजिए, क्रिटिकल कमेंट भी करिए, आलोचनात्मक टिप्पणी, जिसमें आप क्या लिखिएगा, हमेशा जो लेखक की जो शैली से, स्टाइल से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, वो कमेंट आप जरूर करें एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों पर फोकस किया है, राइटर बेस्ड भी और चैप्टर बेस्ड भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इन द ऐसे, निबंध ऑफ स्टडीज में बैकन कहते हैं दैट स्टडीज डू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, की स्टडी जो है वो मानव जाति की सेवा तीन तरीके से करती है, 3 वेज में करती है, 3 तरीके से करती है। फर्स्टली एज प्लेजर बाय प्रोवाइडिंग, फर्स्टली सबसे पहले एज प्लेजर, मतलब किसके रूप में करती है, प्लेजर देती है। मनुष्य को डिस्ट्रेस माने होता है तनाव में, और लोनलीनेस एक अकेलेपन में आनंद देकर वो क्या करती है, मनुष्य को आनंद देने का काम करती है। दूसरा ऑर्नामेंट का काम करती है। ऑर्नामेंट का काम कैसे करती है स्टडी, अगर आप स्टडी करते हो तो आप को वो ऑर्नामेंट भी देती है, आभूषण देती है। कैसे, बाय ग्रूमिंग द पर्सनालिटी एंड नॉलेज ऑफ मैन, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको निखार कर, ग्रूम करके, और नॉलेज ऑफ मैन, मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाकर वो क्या करती है, आपको ऑर्नामेंट देती है, आपको आभूषण, आपके व्यक्तित्व को सजाती है। एंड थर्डली, और तीसरा है एबिलिटी देने का काम करती है इन टेकिंग डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसमें, टेकिंग डिसीजन लेने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद करती है, आपकी एबिलिटी बढ़ाती है। तो स्टडी जो है, स्टडी यहाँ पर बैकन कहते हैं कि मनुष्य को स्टडी करने की आदत होनी चाहिए, स्टडी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि स्टडी मनुष्य को 3 चीज़ें देती है। पहला तो प्लेजर है, प्लेजर कैसे देती है, अकेलेपन में देती है। जब आप तनाव में होते हैं तो आप किताब पढ़िए, आपका जो आपकी टेंशन है आप उसे थोड़ी देर आप भूल जाएंगे। सेकेंडली आपको ऑर्नामेंट का काम करती है, ऑर्नामेंट कैसे देती है, आपके व्यक्तित्व को सजाती है, आपके ज्ञान को निखारती है। तीसरा आपको योग्यता देती है, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है या प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है तो वहाँ आपको आपके अंदर वो विकसित कर देती है एबिलिटी, टेकिंग डिसीजन लेने की एबिलिटी विकसित कर देती है। ही सेज दैट अ क्लेवर मैन, वो कहते हैं कि एक चालाक व्यक्ति जो होता है वो क्रिटिसाइज करता है स्टडी की आलोचना करता है। मतलब पढ़ने लिखने को वो कहता है कि भाई पढ़ाई लिखाई, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो तो वो उसको खाली पढ़ता नहीं है, वो उसमें कमियां निकालता है। सिंपल मैन जो होता है वो एडमायर करता है, वो खाली पढ़ के प्रशंसा कर देता है, हाँ भैया अच्छा लिखा है। वाइज मैन जो होता है वो क्या करता है, यूटिलाइज विजडम, जो किताबों में से, जो अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे अपने जीवन में, इन्हीं प्रैक्टिकल लाइफ में उस यूज में लाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, तो उनके अनुसार कहते हैं कि किताबें अभी अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ किताबें होती हैं जिन्हें टेस्ट करने के लिए होती हैं, उन्हें चखने के लिए होती हैं। कुछ किताबें निगलने के लिए होती हैं और कुछ किताबें चबाकर डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो कहना चाह रहे हैं कुछ किताबें होती हैं जिनको खाली आपने पढ़ लिया बस, ठीक है। कुछ किताबें होती हैं जिन्हें आपने पढ़ लिया और उसको आपने अपना लिया, और कुछ जो होती हैं सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, मतलब कुछ किताबें जैसी होती हैं कि आप जो उसको पढ़ रहे हो उसको आप
ध्यान करें, याद रखें और फिर उसको क्या करें, अपने जीवन में अपना लें। तो कुछ किताबें होती हैं टेस्ट करने के लिए, मतलब केवल आपको पढ़ने के लिए होती हैं, केवल आप ऊपर ऊपर से पढ़ लें। कुछ किताबें होती हैं निगलने के लिए, मतलब आप उसको पढ़ें और उसको थोड़ा याद भी रखें, वो आपके काम आ सकती है। और कुछ किताबें होती हैं कि जीवन में उसमें जो ज्ञान दिया गया है, आपने उस किताब को पढ़ा, आपने अध्ययन किया, उस अध्ययन से जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे आपने अपनाएं, अपने जीवन में समाहित करें और प्रैक्टिकल में भी लेके आएँ, उस प्रयोग में भी लाएँ। ही फर्दर सेज दैट, वो आगे कहते हैं, रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन, की पढ़ाई मनुष्य को कंप्लीट बनाती है, पढ़ाई मनुष्य को कंप्लीट मैन बनाती है, कॉन्फ्रेंस आ रेडी मैन। तो मतलब वह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को पढ़ने की आदत होती है, कि पढ़ने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की अगर आदत है तो वो आपको क्या बनाएगी, कंप्लीट मैन बनाएगी, आपको पूर्ण व्यक्ति बनाएगी, आपके अंदर के सारे दोष दूर करेगी। कॉन्फ्रेंस, अगर आप फिर अध्ययन से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे कॉन्फ्रेंस में यूज करेंगे, बातचीत में यूज करेंगे, तो आप रेडी मैन बन जाएंगे, कभी भी बोलने के लिए तैयार रहेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पे बोलने के लिए कहा जाएगा, आप हमेशा बोलने तैयार रहेंगे। राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट, और अगर आप में लिखने की आदत है, आपने जो ज्ञान पढ़ा, आपने जो अध्ययन किया उसको लिख भी रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप एग्जैक्ट मैन बनोगे। उसमें लिखने में जो त्रुटियां हो जाती हैं या जो गलतियां हो जाती हैं वो आपको एग्जैक्ट मैन बनाएगी, आपको खामियों से रहित करेगी। देन ही सेज दैट, फिर वो कहते हैं, वट एवर वन स्टडी, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ता है, जिसमें कुछ भी पढ़ने की आदत होती है, वो क्या करती है, माउल्ड वंस कैरेक्टर, किसी के भी क्या करती है, चरित्र का निर्माण करती है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी कोई व्यक्ति पढ़ता है वो क्या करता है, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, हम जैसा पढ़ेंगे वैसा हमारा चरित्र होगा, हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे हमारा चरित्र अच्छा होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं, जो कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी पढ़ता है उससे उसका चरित्र निर्माण होता है। ही सेज, वो कहते हैं, हिस्ट्री मेक मैन वाइज, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, पोइट विटी, कवियों को वह विटी बनाता है, और मैथमेटिकल सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स क्या करती है, आपके को सब्टल बनाती है, आपको बिल्कुल प्रिसाइज बनाती है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, और जो प्राकृतिक फिलॉसफी है वो आपको गहरी बनाती है। ही सजेस्ट, वह सुझाव देते हैं, इफ़ अ मैन हैज़ वीक कॉन्सेंट्रेशन, यदि किसी व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन वीक है तो क्या करना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब है हर व्यक्ति के लिए को अलग विषय देना चाहिए जिसमें किसी प्रकार की खामी होती है। इफ़ अ मैन हैज़ वीक कॉन्सेंट्रेशन, यदि किसी व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन कमजोर है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे गणित पढ़ने के लिए दीजिए, क्योंकि गणित में क्या होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। अगर हल्का सा भी अगर आपका ध्यान भटका तो आपको फिर से वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां पर आपका गलत हो गया। इफ़ अ मैन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, यदि, लेकिन वो कहने, यदि कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है चीज़ों में, टू फाइंड डिफरेंस, तो लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, तो उसको ज्ञानी व्यक्तियों को की किताबें पढ़ने के लिए दो। और यदि कोई व्यक्ति इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और साबित नहीं कर पाता है तो उसको लॉयर के केस पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किसको किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए। अगला जो उनका निबंध है ऑफ ग्रेट प्लेस है, जिसमें उन्होंने महान स्थानों के बारे में बताया है। देखिए क्या कहते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द पीपल हु ऑक्यूपाई अ हाई पोजीशन। ये जो निबंध है ये उन लोगों के बारे में जो हाई पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। इन द ऐसे में बैकन कहते हैं दैट द पीपल होल्डिंग ग्रेट पोजीशन, वे लोग जो ऊंचे स्थान पर होते हैं, आर द सर्वेंट ऑफ थ्री थिंग, वो तीन चीज़ों के गुलाम होते हैं, अधिकार के, अथॉरिटी के, फेम प्रसिद्धि के, और अपने काम के गुलाम होते हैं। दे आर नॉट फ्री इन एक्शन एंड इंडिविजुअल, वे ना तो अपने काम में आज़ाद होते हैं, ना ही इंडिविजुअल, ना ही वो व्यक्तिगत रूप में आज़ाद होते हैं। दे आर बाउंड इन लिमिटेशन, वो हमेशा लिमिटेशन में बंधे रहते हैं, सीमाओं से बंधे रहते हैं। अ पर्सन हु गेन्स अथॉरिटी, एक व्यक्ति जिसके पास अधिकार होता है वो लूजेस हिज लिबर्टी, वो अपने खुद की आज़ादी और अपनी खुद की हैप्पीनेस खो देता है। दे कैन नॉट लिव देयर लाइफ फ्रीली, वे अपनी जिंदगी आज़ादी से नहीं जी पाते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेन हाई और ग्रेट पोजिशन, तो वो कह रहा है कि भाई जो हाई पोजीशन है, ग्रेट प्लेस है, ग्रेट पोजीशन है, उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। इट इज़ इवन हार्डर टू मेंटेन द हाई पोजीशन, लेकिन उस पोजीशन को प्राप्त करने का, उसको बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल है देन टू हैव द ग्रेट पोजीशन, ग्रेट पोजीशन से प्राप्त करने के बाद। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ग्रेट पोजीशन को बनाए रखना ज़्यादा मुश्किल है बजाय उसको प्राप्त करने के। प्राप्त करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। द ग्रेट प्लेस इज वेरी स्लिपरी, जो महान स्थान होते हैं वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं, फिसलदार होते हैं। द डाउनफॉल इज सडन एंड रैपिड, और जो मनुष्य, जो अगर कोई व्यक्ति महान स्थान पर है तो उसका पतन भी बहुत अचानक होता है, बहुत तेज होता है। द मैन होल्डिंग ग्रेट पोजीशन, आदमी जो होल्ड पोजीशन, जिसके जो महान स्थान पर होता है, हैज़ टू डिपेंड ऑन अदर्स, उसे दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना पड़ता है, दूसरे व्यक्तियों के विचारों पर निर्भर होना पड़ता है। टू थिंक देमसेल्फ, ये सोचने के लिए कि वह खुश है। तो महान स्थानों पर जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें ग्रेट पोजीशन प्राप्त होती है वो वास्तव में खुश नहीं होते हैं, उनको खुश ये समझने के लिए कि वो खुश हैं,
उसके लिए भी उनको दूसरे के विचारों पर निर्भर होना पड़ता है। जब एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि भैया हाँ तुम खुश हो, तुम्हारे पास तो ये है, तभी तब वो अपने आप को खुश महसूस करता है। बट इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में दे फाइंड द लैक ऑफ हैप्पीनेस इन देमसेल्फ, लेकिन वास्तव में वे अपने आप में कमी पाते हैं हैप्पीनेस की। दे डोंट फाइंड टाइम, उनको टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए। दे आर ऑलवेज इंगेज इन देयर बिजनेस, वे हमेशा अपने बिजनेस में, काम में बिजी रहते हैं। दो दे डोंट हैव टाइम टू ग्रेट रिलीफ टू देयर बॉडी एंड माइंड एंड हेल्थ, उनके पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो अपने बॉडी, माइंड या हेल्थ को रिलीफ दे सकें। द ग्रेट पीपल, जो महान लोग होते हैं, शुड ऑलवेज बी अलूफ, उनको 4 चीज़ों से, 4 वाइसेस माने अवगुणों से दूर रहना चाहिए। कौन कौन से? डेरी, रफनेस का मतलब बुरे व्यवहार से, और करप्शन भ्रष्टाचार से, और फैसिलिटी और आराम से उन्हें दूर रहना चाहिए। द मैन हु इज गोइंग टू रिसीव ग्रेट प्लेस, वह व्यक्ति जिसे महान स्थान प्राप्त है, शुड गेट द बेनिफिट, उसे क्या करना चाहिए? जो अपने प्रीडिसेसर्स हैं, जो उसके पहले उस पद पर कार्य कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए, उनसे उनके अनुभव लेने चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। अगला जो है जोसेफ एडिसन का है। जोसेफ एडिसन भी एज ए राइटर दे रखे हैं, इनके ऐसे दिए गए। जोसेफ एडिसन के बारे में जान लेते हैं। Although Edison started as a poet and dramatist, his lasting fame depend upon his essay. यद्यपि एडिसन जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया, जोसेफ एडिसन ने स्टार्ट किया था एज ए पोइट और ड्रामेटिस्ट के रूप में स्टार्ट किया था। उनके जो लास्टिंग फेम, लेकिन उनको जो हमेशा रहने वाला परमानेंट जो प्रसिद्धि जो लाए, वो उसके एसेस लाए। ही वॉज एन एसिस्ट, वो एक ऐसे निबंधकार थे हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिचर्ड स्टील, जिन्होंने रिचर्ड स्टील के जो एक पत्रिका थी टेटलर, उसमें सहयोग किया था। जब रिचर्ड स्टील ने स्टार्ट किया स्पेक्टेटर, तो उन्होंने क्या करा था? ही कॉन्ट्रीब्यूट 274, उन्होंने 274 एसेस लिखे थे। 555 उसमें एसेस प्रकाशित हुए थे, पब्लिश हुए थे, जिसमें से 274 उन्होंने लिखे थे। ही वॉज अ माइल्ड क्रिटिक, वो किस तरीके के थे? एक हल्के क्रिटिक, आलोचक के रूप की तरह थे। और द मोरल ऑफ द एज, जो नैतिक युग था, नैतिक युग के वो हल्के फुल्के क्रिटिक थे। ही टुक डीपर थीम्स, तो उनके जो एसेस होते हैं वो ऐसी थीम लेते हैं, ऐसे विषय लेते हैं जो गहरे होते हैं, जैसे फैशन हो गया, इमोरलिटी हो गया, जेलेसी हो गया, ठीक है, और प्रेयर हो गया, इस तरीके के टॉपिक लेते हैं। हिज एसेस आर सिग्निफिकेंट एज प्रेजेंटेशन, उनके जो एसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सोशल पिक्चर, समाज का चित्र रखते हैं अपने ज़माने के। हिज बेस्ट एसेस, उनके जो सबसे अच्छे एसेस हैं, आर दो विच हैव बीन वोवन, वो हैं जो बुने गए हैं सर रॉजर कैरेक्टर के चारों। तो मतलब उनके अधिकतर जो निबंध हैं वो, उसमें एक पर्सन होता है सर रॉजर नाम का, और उसके चारों ओर वो कहानी, उसके ऐसे की कहानी घूमती है। हिज एसेस आर रिमार्केबल फॉर जेंटल ह्यूमर, उनके जो एसेस हैं वो जाने जाते हैं उनके ह्यूमर के बारे में, उनके हास्य के बारे में। हिज एसेस हैव टच ऑफ आयरनी, उनके निबंध में आयरनी का टच मिलता है, बट नॉट सैटायर, लेकिन सैटायर नहीं है। मतलब उनके आयरनी तो है, व्यंग करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि किसी का मजाक उड़ाते हैं। मतलब वो समाज की बुराइयों पर वो प्रहार करते हैं, लेकिन कि बिना किसी का मजाक उड़ाए हुए। ही राइट्स इन मिडिल स्टाइल, उनकी जो शैली है लिखने की वो मिडिल स्टाइल है। ही बोल्डली अटैक, वो बड़े ही साहस से अटैक करते हैं अवगुणों पर। टू शो अगली फेस एंड रिवील, जो भद्दा चेहरा है उसका, जो भी बुराई है उसका भद्दे चेहरे पर वो अटैक करते हैं। एंड रिवील वर्च्यू, और नेचुरल ब्यूटी की जो वर्च्यू है, रिवील वर्च्यू, उसका जो गुण है, प्राकृतिक सुंदरता, वो उभार कर लेकर आते हैं। ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचर, विम्स का मतलब है सनक, एक तरह सेंट, ठीक है। ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचरस, तो जो लॉटरी खेलने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो कैप्रिस होती है, मतलब उनकी सनक के बारे में यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जो लॉटरी या जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, उन लोगों की सनक के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। दिस ऐसे, ये जो ऐसे है ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचर इज अ वॉइस, ये एक आवाज़ है अगेंस्ट गैम्बलिंग, ये जो ऐसे है ये आवाज़ उठाता है गैम्बलिंग के खिलाफ, जुए के खिलाफ। ही डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गैम्बलर, वह डिस्क्राइब करते हैं कि एक गैम्बलर की स्थिति किस तरीके की होती है, उसे वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। ही टेल्स द फॉरगेटिंग, वह कहते हैं दैट फॉरगेटिंग प्रेजेंट, कि जो एक जुआरी होता है वो फॉरगेटिंग प्रेजेंट, वो वर्तमान को भूलकर, एक गैम्बलर लिव्स इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी, वह भविष्य की एक परिकल्पनाओं में जीने लगता है। गैम्बलर्स आर फैटलिस्ट, गैम्बलर जो होते हैं, जुआ खेलने वाले जो लोग होते हैं, ये भाग्यवादी होते हैं, इनको भाग्य पर विश्वास होता है, कर्म पर कम होता है। दे ऑलवेज लुक फॉर देयर लक, वो हमेशा अपने लक को लॉटरी के नंबरों में तलाशते हैं। दे बिकम वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग देयर लक, जब उन्हें अपना लकी नंबर मिल जाता है या डेट ऑफ बर्थ मिल जाती है लॉटरी के टिकट में। समटाइम्स इवन दे आर रेडी, कभी कभी तो वो तैयार हो जाते हैं टू पे द
टू पे मोर द प्राइस, वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होते हैं उस लॉटरी टिकट के लिए जिसमें उनका लकी नंबर होता है, इन द होप, इस आशा में, दैट द लॉटरी टिकट हैविंग देयर लकी नंबर, कि उस लॉटरी में जो उनका लकी नंबर है विल ब्रिंग दैम लक इन विनिंग लॉटरी, वो लॉटरी जीतने में उनकी मदद करेगा। समटाइम्स इवन द वाइज मैन, कभी कभी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भी ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं, ऐसी फुलिशनेस कर देते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ एन आस, वो एक एसेस में, जो ऐसे है उनका ऑन द विम्स ऑफ द लॉटरी, उसमें एग्जाम्पल देता है बीच में एक गधे का कि उसकी पोजीशन कैसी होती है, हैविंग बोथ द साइड, जिसके दोनों तरफ को सेम बंडल ऑफ हे, एक जैसे चारे के बंडल रखे हुए हैं। दे विल एल्योर, ये क्या करेंगे, एल्योर करेंगे, आकर्षित करते हैं उस गधे को समान रूप से। तो एक गधा है जिसके दोनों तरफ को चारा रखा गया, समान चारा रखा गया। ऐसी स्थिति में होगा क्या, गधा फैसले करने में रह जाएगा कि क्या खाऊं, ये खाऊं या ये खाऊं। तो ऐसी स्थिति में अगर गधा ये सोचेगा कि ये वाला बंडल खाऊं चारे का, ये वाला बंडल खाऊं, तो वो केवल सोचते रह जाएगा, खा नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति किसकी होती है, इट वॉज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो ये है एक काल्पनिक सिचुएशन मानी है, दी है लेखक ने उनके लिए जो हेयर स्प्लिटिंग फिलोसफर होते हैं, जो बाल की खाल निकालने वाले फिलोसफर थे मिडिवल एज के, मध्यकालीन युग के, उनकी स्थिति को उन्होंने इसके थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाया है। जोसेफ एडिसन कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं इस ऐसे में गैम्बलिंग के, जुए की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं जुआ खेलना बुरा है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। टेल्स दैट गैम्बलिंग रूइंस मैन, वो कहते हैं कि गैम्बलिंग, जुआ मनुष्य को उजाड़ देता है। मैन स्टार्ट लिविंग इन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, मनुष्य भविष्य की परिकल्पनाओं में जीने लग जाता है। एंड स्टॉप लिविंग इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज, और वर्तमान की परिस्थिति में जीना छोड़ देता है। ही एड्स दैट, वह आगे कहते हैं, बैड मैन आर द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, की बुरे व्यक्ति सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं दुनिया में। लक ऑल्सो फॉलोज द विशेष ऑफ द बैड मैन, जो लक है वो भी बुरे आदमियों का ही साथ देता है। समटाइम्स मैन बिकम्स एक्स्ट्रावेगेंट, कभी कभी मनुष्य बहुत खर्चीला हो जाता है इस आशा में कि लॉटरी जीतेगा। एडिसन बताते हैं दैट मैन शुड अवॉइड गैम्बलिंग, मनुष्य को गैम्बलिंग करना छोड़ देना चाहिए। ही शुड लिव अप टू देयर पोजीशन नॉट टू देयर एक्सपेक्टेशन, मनुष्य को हमेशा जो उसके पास है उसके साथ जीना चाहिए, ना कि आशाओं के साथ जीना चाहिए, एक्सपेक्टेशन में ज़िंदगी जीनी चाहिए। अगला जो ऐसे है वो है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ के पहले बारे में हम यहाँ पर राइटर पढ़ लेते हैं। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एक बहुत ही बड़े ड्रामाटिस्ट थे। ही वॉज अ नोवलिस्ट एंड एसिस्ट एज वेल, वह एक नोवलिस्ट भी थे और एक निबंधकार भी थे। इन हिज ऐसे ही एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने निबंध में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। इन सच अ लैंग्वेज, ऐसी भाषा में, सीम्स टू कम फ्रॉम हार्ट नेचुरली, जो ऐसा लगता है कि उनके नेचुरली, दिल से नेचुरली आ रही है, विदाउट एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। ही बिकेम वन ऑफ द फेमस एसिस्ट, वह निबंधकार, प्रसिद्ध निबंधकारों में से एक बने अपने ज़माने के। आफ्टर द पब्लिकेशन, एक किताब प्रकाशित हुई थी उनकी, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द एसेस शो, उनके जो कुछ निबंध हैं ट्रेडिशन और सुपरस्टिशन को दिखाते हैं। ऑगस्टन एज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो ऑगस्टन एज थी उसके वो परंपरा और जो अंधविश्वास है उसके बारे में दिखाते हैं। एंड द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, और जो एक किताब है द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड और बी आर टू कलेक्शन, ये दो किताबें हैं जिसमें निबंधों का एक कलेक्शन है, कई सारे निबंध लिखे गए हैं। अपने ऐसे सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द बी एंड द टू कलेक्शन ऑफ हिज ऐसे। द मैन इन ब्लैक जो है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ प्रेजेंट्स हिज फ्रेंड, तो जो ऐसे है अपने निबंध में मैन इन ब्लैक, जो कि इस चैप्टर का है, ये जो चैप्टर आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब किया गया है, मैन इन ब्लैक ऑलिवर गोल्ड इसमें प्रेजेंट करते हैं, अपने दोस्त को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। मैन इन ब्लैक जो है विद सम पेक्यूलियर क्वालिटी, उसमें कुछ विचित्र गुण हैं, विचित्र बातें हैं। ही डज नॉट वांट टू एक्सपोज द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त का नाम पब्लिकली नहीं बताना चाहता है। हिज एक्टिविटीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके दोस्त की जो कुछ काम है, जो हरकतें हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं टू व्हाट ही स्पीक, जो वो कहता है, मतलब कहता कुछ है करता कुछ और है। ही प्रिटेंड्स टू बी अ मैन हैटर, वो दिखाता तो, जो मैन इन ब्लैक है वो अपने आप को दिखाता तो मनुष्य का दुश्मन है और सेल्फिश दिखाता है खुद को कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं कितना कंजूस हूँ। लेकिन ही जनरस, लेकिन वो बहुत दयालु है। येट ही ट्राइज टू शो हर सेल्फ एज अ बैड पर्सन, फिर भी वो अपने आप को एक बुरा व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता है, मतलब अंदर से बहुत ही विनम्र है, पोलाइट है, जनरस है, लेकिन अपने आप को वो बुरा व्यक्ति दिखाता है। ही इज एक्सट्रीमली बिनोवेलेंट, वो बहुत ही ज़्यादा बिनोवेलेंट है, बिनोवेलेंट का मतलब है बहुत ही ज़्यादा परोपकारी है। एंड काइंड हार्टेड, और बिनोवेलेंट
परोपकारी है, दूसरों का भला करने वाला है और विनम्र है, काइंड हार्टेड, दयालु हृदय वाला है। बट ही वॉन्ट्स टू बी थॉट, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसको ऐसा समझे, माइजर सोचें या प्रूडेंट समझें। माइजर कंजूस और बुद्धिमान व्यक्ति समझें कि देखो कितना सोच समझ के पैसा खर्च करने वाला है। ही इज अगेंस्ट बैगिंग, वह इस निबंध में बैगिंग के खिलाफ दिखते हैं। तो यहाँ पर जो मैन इन ब्लैक है वो बैगिंग के खिलाफ है, भिक्षावृत्ति के खिलाफ है। वो कहता है कि मतलब भीख मांगना ना, भीख जो है, भिक्षावृत्ति जो है, भीख मांगने की जो आदत है वो इस समाज पर कलंक के समान है। एंड डिस्करेजेस इट, और वो इसको हतोत्साहित करता है। वो कहता है कि मनुष्य को भीख नहीं देनी चाहिए और ना भीख मांगनी चाहिए। ही स्कॉल्स द बैगर, वह बैगर को कई जगह पर डांटता हुआ लगता है। नॉट टू टीज द पैसेंजर, कि वो पैसेंजर को टीज ना करे, चिढ़ाए ना, उसके पैसेंजर को ना चिढ़ाए। येट ही ऑफर्स लुक्स आर सॉफ्ट एंड, ये फिर भी तो वह लगता है कि मतलब वह कई बार दिखता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। जैसे कोई बैगर आ जाता है, ही स्कॉल्ड, वो डांटने लगता है बैगर को, नॉट टू टीज द पैसेंजर, और येट ही ऑफर देम, फिर भी और अपनी तरफ से पैसे देता है। मतलब इस तरीके का होता है जैसे कोई भिखारी आता है उसके पास भीख मांगने के लिए, तो वो सामने वाले से तो कहेगा, अपने दोस्त से कहेगा, पैसेंजर से कहेगा भाई इनको भीख मांग दो, भीख मांगना बुरी बात है और भीख देना भी बुरी बात है, ये हमारे समाज पर कलंक है। लेकिन दूसरी तरफ अपने आप पैसे दे देता है। ही डिस्टर्ब्स एवरीथिंग, वह डिस्ट्रीब्यूट्स एवरीथिंग एमंग द पुअर, वह उसके पास जो कुछ भी है वह गरीबों में बांट देता है। व्हाट ही हैड विद हिम, जो भी उसके पास है। हिज लुक्स आर सॉफ्टेंड, वो देखने में सॉफ्टेंड है, विद पिटी, दया से भरा है। व्हेन ही लुक्स एट द पुअर इन डिस्ट्रेस, जब वह गरीबों को कष्ट में देखता है। ही रिलीव्स द बेगर्स अनऑब्जर्व, वह गरीबों की मदद तो करता है लेकिन कैसे करता है, अनऑब्जर्व, कोई ना देखे तब वो उनकी मदद करता है। इवन टू द आइज ऑफ द राइटर, यहाँ तक कि मतलब वह जो लेखक होता है उसके सामने जब होता है तो वो बिना ऑब्जर्व करे हुए, जब उसका ध्यान कहीं और होता है तब वो गरीबों की मदद कर देता है। ही हेल्प्स द पुअर बट डज नॉट वांट टू बी ऑब्लिगेशन फॉर देम, वह गरीबों की मदद तो करता है लेकिन उसके बदले में उनसे कोई भी नहीं चाहता है, कुछ भी उनसे वापस नहीं चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या है। थोड़ा तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि मैन इन ब्लैक में क्या कहानी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आखिर क्या है। इन द ऐसे द मैन इन ब्लैक, कहानी, ये जो निबंध है मैन इन ब्लैक, हिज अबव कैरेक्टरिस्टिक, जो ऊपर अभी कैरेक्टरिस्टिक हमने खासियत बताई, आर क्वाइट विजिबल, वो बिल्कुल दृष्टिगत होती हैं, वो दिखाई देती हैं मैन इन ब्लैक के ऐसे में। वंस अ मैन, तो इसमें ऑलिवर गोल्ड स्मिथ कह रहे हैं वंस अ मैन बिकम्स इन देयर वे, तो एक बार क्या होता है, एक आदमी उनके रास्ते में आ जाता है। डिमांडिंग हिज हेल्प, वो डिमांड करता है, मांग करता है कि वह उसकी मदद करे, उसकी पत्नी और उसके 5 बच्चों की मदद करे। मैन इन ब्लैक से वो प्रार्थना करता है। मैन इन ब्लैक गिव्स हिम अ सिल्वर कॉइन, तो मैन इन ब्लैक क्या करता है, उसको एक सिल्वर कॉइन देता है, एक चांदी का सिक्का देता है। अगेन अ सेलर, उसके बाद तो देखिए पहली बार उसके सामने तो यहाँ पर हमें मैन इन ब्लैक का नेचर दिखाई देगा। एक तरफ तो वो कहता है कि भीख मत दो और भिखारी को डांटता है, फटकारता है। दूसरी तरफ वो देखिए जैसे एक व्यक्ति आता है, उसके सामने एक भिखारी आता है इसकी एक पत्नी है, 5 बच्चे हैं, तो वो उनको क्या करता है, जो वो कहता है भाई मुझे मदद की ज़रूरत है, उसको पैसे देता है, पैसे देकर उसकी सिल्वर कॉइन देकर मदद कर देता है। फिर क्या होता है, फिर एक नाविक आता है भिखारी विद वुडन लेग, जिसका एक लकड़ी का टांग होता है। इज गिविंग अ शिलिंग, वो इज गिवन अ शिलिंग, तो वो कहता है कि उसको एक शिलिंग दे देता है, एक सिक्का देता है। अ बंडल ऑफ चिप्स फॉर, उससे क्या खरीद लेता है, उसके पास जो लकड़ियाँ होती हैं उससे खरीद लेता है। तो वो क्या होता है, तो जब दूसरी बार जो होता है एक नाविक उसके सामने आ जाता है, नाविक कहता है कि भाई मुझे मदद चाहिए, पैसे की ज़रूरत है, भीख मांगने लगता है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुझे दे तो दूंगा लेकिन तुझे मैं ऐसे फ्री में नहीं दूंगा, तू मुझे क्या कर, मुझे ये बंडल ऑफ चिप्स दे दे, मतलब लकड़ियों का ये गट्ठा दे दे। जबकि उसको लकड़ियों की गट्ठी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो उससे ले लेता है। इट इज़ अ बार्गेन, ये एक बार्गेन है। अगेंस्ट बट एक्चुअली इट इज अ बार्गेन बट एक्चुअली इट इज़ एन इनडायरेक्ट हेल्प, ये एक बार्गेन है, एक तरीके से सौदेबाजी है। बट एक्चुअली इट इज़ एन इनडायरेक्ट हेल्प, लेकिन वास्तव में ये एक अप्रत्यक्ष मदद है। द मैन इन ब्लैक डज इट स्टिल्थली, मैन इन ब्लैक ऐसा चोरी छिपे करता है, बिना दिखे हुए करता है। अगेन आ वुमन इन रैक्स, फिर उसके बाद एक औरत आती है जो फटे हुए कपड़े पहनी होती है, हेल्प कर देता है उसकी। द मैन इन ब्लैक हैड नथिंग इन हिज पॉकेट, मैन इन ब्लैक के पास पॉकेट में कुछ नहीं होता है। सो ही गिव्स हर द बंडल ऑफ चिप्स विच ही हैड बॉट फ्रॉम फॉर अ शिलिंग, तो वो क्या करता है, उसके पास जो उन्हें नाविक से लकड़ियों का गट्ठा खरीदा होता है वह उसको दे देता है कि भाई इसको बेचकर तुम अपना खरीद लेना, अपना पैसे कमा लेना, पैसे की जो तुम मदद है, मैं तुम्हें फ्री में पैसे नहीं दूंगा। तो वो उसको क्या करता है, बंडल ऑफ चिप्स देता है, जो लकड़ी का गट्ठा जो उनने सेलर से खरीदा जिसकी उसको जरूरत नहीं थी, उसको देकर उसकी मदद कर देता है। गोल्ड स्मिथ डज नॉट शो द मैन इन ब्लैक एज ए हिपोक्रेट, गोल्ड स्मिथ जो है वो मैन इन ब्लैक को एक हिपोक्रेट, एक पाखंडी के रूप में प्रेजेंट नहीं करते हैं। इवन द राइटर डज नॉट स्टॉप हिम हेल्पिंग द पुअर, यहाँ तक कि जो राइटर है डज नॉट स्टॉप हिम हेल्पिंग द पुअर, वह भी उसे
गरीबों की मदद करने से नहीं रोकता है। ही स्कॉल्स द पुअर, वह तो मैन इन ब्लैक गरीबों को डांटता है, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू एनकरेज द बेगिंग, क्योंकि वह भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना नहीं चाहता है। ही कॉल्स द पीपल एंड मजिस्ट्रेट फुलिश, वह लोगों को और मजिस्ट्रेट को फुलिश कहता है, बेवकूफ़ कहता है और इनएक्टिव कहता है। ही थिंक्स, वह सोचता है बेगिंग प्रमोट, अगर हम भीख देंगे तो बेगिंग से क्या होगा, समाज में इनएक्टिविटी बढ़ेगी, अकर्मण्यता बढ़ेगी इन द सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज में। ही सोज हिमसेल्फ अ माइजर, वह खुद को एक कंजूस दिखाता है, बट हेल्प्स द पुअर, लेकिन वो गरीबों की मदद करता है, फ्रिक्वेंटली बार बार मदद करते रहता है, बिकॉज ही इज पिटीफुल, क्योंकि वह मन से बहुत दयावान है, लोगों के का भला करने वाला है। द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन हिज स्टेटमेंट, तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है मैन इन ब्लैक के नेचर में, कैरेक्टर में, कि भाई कहता तो वह है कि गरीबों की मदद मत करो, भिक्षावृत्ति को बढ़ावा मत करो, ठीक है, भीख देना सही नहीं है, ठीक है, ये सब हमारे समाज पर कलंक है, ठीक है। तो एक तरफ से तो वह स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि भाई वहाँ पर वो मना कर रहा है कि भीख नहीं देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप उनकी मदद करता है क्योंकि उसका दिल बहुत सॉफ्ट है। नेक्स्ट है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब का पुअर रिलेशन है, तो अब देखते हैं चार्ल्स लैम्ब क्या कर रहे हैं यहाँ पर। चार्ल्स लैम्ब इज एन एमिनेंट प्रोज राइटर। चार्ल्स लैम्ब एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोमिनेंट राइटर हैं। ही इज कॉल्ड प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेज, उन्हें अंग्रेजी निबंध का प्रिंस भी कहा जाता है। ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक स्टाइल इन प्रोज राइटिंग, उनकी प्रोज राइटिंग की कोई खास तरीके की स्टाइल नहीं है, कोई एक स्टाइल से वो जुड़े नहीं रहते हैं। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर एंशिएंट लिटरेचर, उनका प्राचीन साहित्य के प्रति एक अलग सा ही प्रेम है, एंड ओल्ड फैशन थिंग के प्रति भी उनका अजीब प्रेम है, विचित्र प्रेम है। समबडी सेकेंडली, दूसरी बात यह है, ही इज एक्सट्रीमली सैड इन हिज पर्सनल लाइफ, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही दुखी थे। दीज टू क्वालिटीज इनेबल्ड लैम्ब, तो ये जो दो गुण हैं लैम्ब को इस तरह से बना देते हैं टू यूज मैनी स्टाइल, कि वो एक साथ कई सारी स्टाइल यूज कर लेते हैं। नाउ टू ऑफ द ऐसे, नो टू ऑफ द ऐसे, अगर आप उनके ऐसेस को पढ़ेंगे तो उनके दो ऐसे, अगर आपने उनके दो कोई ऐसे पढ़ लिए तो वो आपको सिमिलर नहीं लगेंगे उनकी स्टाइल में, मतलब एक आप उनकी कोई भी दो ऐसे पढ़ लीजिए, कोई भी दो उठा लीजिए, आप एक ऐसे पढ़िए और दूसरा ऐसे पढ़िए, तो आप पाएंगे कि दोनों की शैली में अंतर मिलेगा आपको। हिज एसेस आर परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पाथो, उनके जो निबंध है परफेक्ट ब्लेंड है, बहुत ही अच्छा मिश्रण है ह्यूमर और पाथोस का, हास्य और करुण रस का। देयर इज़ नो डाउट, ही इसमें कोई संदेह नहीं, दैट द मोस्ट रिमार्केबल फीचर, कि जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर है लैम्ब के एसेस का, लाई इन द क्वेंटनेस एंड इन यूज ऑफ एफोर इन आर्केक वर्ड्स, तो उनके लैम्ब के जो निबंध है उनकी सबसे जो मुख्य बात है, फीचर जो है वो है विचित्रता, क्वेंटनेस, और दूसरा है आर्केक वर्ड, जो पुराने प्राचीन शब्द हैं, प्राचीन भाषा के शब्द जो यूज करते हैं, जो अब यूज नहीं होते, वो शब्दों का वो यूज करते हैं। इन हिज ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, उनका एक ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, उसमें ही नरेट्स, तो वो नरेट करते हैं, वर्णन करते हैं द रूइंड ब्यूटी ऑफ द ग्रेट हाउस, मतलब एक बहुत पुराना मकान होता है, बड़ा सा मकान होता है, उसकी रूइंड ब्यूटी का विषय का वर्णन करते हैं जो एक खंडहर बन चुका है। इन द नरेशन ऑफ द एसेस, तो जब वो एसेस का नरेशन करते हैं, लैम्ब टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द हार्ट एंड इमोशन, तो वह हर दिल के और इमोशन के भाव को छूते हैं। ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, ही टर्न्स टू बी सेंसिटिव, कभी कभी अचानक से वो ऐसे के बीच में भावुक हो जाते हैं। हिज एसेस आर ऑटोबायोग्राफिकल, चार्ल्स लैम्ब के जो एसेस हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखे गए हैं, मतलब वह उसमें खुद को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, खुद अपने आप को शामिल कर लेते हैं। ही गिव्स हिज एसेस आ पर्सनल टच, वह अपने निबंधों को अपना व्यक्तिगत टच देते हैं। हिज पर्सनल लाइफ वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी थी वो दुखों से भरी हुई थी। सो एवरी ऐसे, इसलिए उनका हर एक ऐसे जो वो है वो थोड़ा सीरियसनेस से भरा हुआ है, गंभीरता से भरा है। ही राइट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, वो बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिखते हैं। व्हेन ही डिटेक्टिव एंड सीरियस, जब वो शिक्षाप्रद होते हैं टोन में और गंभीर होते हैं, तो वो उनके ऐसे में दिखाई देता है जैसे कि बैकन हो जाते हैं, शिक्षाप्रद और गंभीर। हिज एसेस आर फुल ऑफ सिमली, उनके जो निबंध हैं वो इन अलंकारों से भरे हैं। सिमली हो गया, उपमा अलंकार, मेटाफर और ऑक्जीमोरन, रूपक अलंकार और विरोधाभास से भरे हुए हैं। ही यूजेस डैशेस, तो उनके अगर लिखने को आप देखेंगे, अगर आप उनके एसेस पढ़ेंगे तो आपको वहाँ डैशेस ज़्यादा मिलेंगे, डैश मिलेंगे, डैश यूज कर देते हैं, कहीं पर लीव स्पेस, कभी कभी बीच में खाली स्थान छोड़ देते हैं, इनकम्प्लीट या सेंटेंस को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। व्हेन ही जब कभी वह ऐसे लिखते लिखते जो भावुक हो जाते हैं, ये इमेजिनेटिव हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं। ही ब्रेक्स बिग सेंटेंसेस, वह क्या करते हैं, बिग सेंटेंसेस को तोड़ देते हैं यूजिंग कॉलन,
तो बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, कॉलन का यूज कर लेते हैं, कॉलन का यूज करते हैं। तो इस तरीके तो आप इनके एसेस पढ़ेंगे तो ये सारी क्वालिटी आप जरूर नोटिस करेंगे। अगला है पुअर रिलेशन, इनका जो चैप्टर जो है चार्ल्स लैम्ब का। पुअर रिलेशन इज अ फेमस ऐसे, पुअर रिलेशन एक फेमस ऐसे है, प्रसिद्ध निबंध है, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया अंडर द पेन नेम एलिया। एलिया नाम के अंतर्गत इनकी किताबें छपी, ठीक है। जो अब पेन नेम क्या होता है, पेन नेम का मतलब होता है जब राइटर अपना नाम चेंज कर लेता है एज ए राइटर, जब किसी बुक पब्लिश होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद भी अगर हम देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने भी अपने जो एसेस प्रभावित किए वो एलिया नाम से प्रभावित किए हैं, प्रकाशित किए, पब्लिश किए हैं। द थीम ऑफ द ऐसे, जो निबंध की जो थीम है वो है डिसएडवांटेज और जिस ऑफ अ पुअर रिलेशनशिप। अगर आपका किसी गरीब रिश्तेदार है या आपका संबंध किसी गरीब रिश्तेदार से है तो उसके क्या हानियाँ होती हैं। इट हैज़ अ यूनिवर्सल अपील, इसमें एक यूनिवर्सल आकर्षण है। वी गेट द आइडिया ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी, हमें इसकी सार्वभौमिकता का जो विचार है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, वो पहले ही सेंटेंस से मिल जाता है। वी फाइंड अ नोट ऑफ ह्यूमर, उनके ऐसे में शुरुआत में हंसी आती है, ह्यूमर मिलता है इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे की शुरुआत में। दिस ऐसे एंड्स ऑन पैसिडोन, लेकिन जब ये खत्म होता है तो उसमें करुण रस होता है, उसमें थोड़ा दुख होता है। लैम्ब गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ पुअर रिलेटिव, लैम्ब वर्णन करते हैं कि एक पुअर रिलेटिव जो होता है वो कैसी कैसी हरकतें करता है इन अ ह्यूमरस वे, एक हास्यास्पद तरीके से। पुअर रिलेटिव कम्स विद अ विश टू हैव डिनर, कि एक वो कहते हैं कि एक पुअर रिलेटिव होता है, अगर माना एक पुअर रिलेटिव है और वो आपके घर में डिनर करने के लिए आता है हमारे साथ एट द टाइम ऑफ डिनर के समय वो आपके पास डिनर करने के लिए आ जाता है, बट टू गो अवे, लेकिन वो फिर चला जाता है। बिकॉज ऑफ हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको लगता है कि भाई वो बहुत ही अपने आप को उस घर में अपने आप को इन्फीरियर या छोटा महसूस करता है। ही बिहेव्स इन अ वेरी क्रिंगिंग वे, बहुत ही वह मतलब अजीब तरीके के व्यवहार करता है। एंड सीइंग द बिहेवियर, और उसके बिहेवियर को देखकर अगर आपके घर में नौकर हैं तो सर्वेंट्स कैन नॉट डिसाइड, सर्वेंट डिसाइड नहीं कर पाते हैं हाउ दे शुड बिहेव विद हिम, कि उनको उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। पुअर रिलेटिव जो होते हैं इज एन अनवांटेड, तो कह रहा है कि एक जो गरीब रिश्तेदार होता है एक अनवांटेड और एक अनवेलकम थिंग होता है किसी के लिए भी, दैट मे डिस्ट्रॉय द प्लेजर ऑफ, जो क्या कर सकता है कि आनंद को भंग कर सकता है और पर्पस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के उद्देश्य को डगमगा सकता है, हिला सकता है। आ मेल पुअर, वो कहता है कि अगर आपका रिश्तेदार, कोई गरीब रिश्तेदार अगर कोई पुरुष है, ह्यूमिलिएट्स अस, तो वो हमें हमारी क्या करता है, अपमान कराता है जब वो कभी आ जाता है बीच में, बट नॉट सो मच, लेकिन इतना नहीं कराता जितना कि एक गरीब औरत कराती है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर आदमी है तो एक तरफ एक बार के लिए आप बच जाएंगे, लेकिन अगर कोई महिला है तो आपके बचने का क्या कोई चांस नहीं है। कह रहे हैं द पॉवर्टी ऑफ अ मेल रिलेशन, क्यों नहीं है, क्योंकि जो गरीब आदमी की जो पॉवर्टी है मे बी हिडन, उसे छिपाया तो जा सकता है, प्रिटेंडिंग ये कहकर, बहाना बना के कि भाई ये जो फेलो है इसेंट्रिक है, पागल है, सनकी है, ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी, और ये पागलपन के कारण या ये इस तरीके के सनक के कारण क्या करता है, ये वियर आउट क्लोथ्स, ये फटे पुराने कपड़े पहनता है और बिहेव इन सच अ वे, वो इस तरीके से व्यवहार करता है। लेकिन आप क्या करेंगे, नॉट द पॉवर्टी ऑफ अ फीमेल, लेकिन जो नॉट द पॉवर्टी ऑफ फीमेल पुअर रिलेशन कैन नॉट बी हिडन, लेकिन आप गरीब रिश्तेदार, जो अगर गरीब महिला है आपकी रिश्तेदार है तो आप उसकी पॉवर्टी को नहीं छिपा सकते। इन सच के ऐसी स्थिति में देयर इज़ नो वे टू डिफेंड अवर सेल्फ, तो आपके पास मौका नहीं रहता कि आप अपना डिफेंड करा पाएँ आपकी बेइज्जती होने से, ठीक है। बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी जो औरत होगी, देयर इज़ नो वुमेन, क्योंकि कोई औरत नहीं होगी जो हु wears the such kind of clothes because of eccentric या because of her wish, क्योंकि कोई भी औरत जो होगी वो अपनी इच्छा से कभी भी बुरे कपड़े नहीं पहनेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब फटे पुराने कपड़े नहीं पहनेगी। एक बार के लिए आप एक गरीब आदमी अगर आपका दोस्त है तो उस पुअर रिलेटिव की आप गरीबी को छिपा सकते हो बहाना करके कि भाई आपने कह दिया कि ये तो मतलब पागल है, सनकी है, ऐसी रहता है, लेकिन कोई गरीब महिला कभी भी अपने आप को इस प्रकार के वस्त्रों में नहीं रखना चाहेगी। सर रिचर्ड स्टील पढ़ते हैं, लास्ट बचा है। रिचर्ड स्टील वॉज अ ग्रेट राइटर ऑफ पीरियोडिकल ऐसे, रिचर्ड स्टील बहुत ही बड़े महान लेखक थे पीरियोडिकल एसेस के। पीरियोडिकल का मतलब होता है जो वीकली या महीने की जो पत्रिकाएं निकलती हैं
उसको पीरियोडिकल बोलते हैं। ही रोट एसेस इन एसोसिएशन विद हिज फ्रेंड, उन्होंने जो ऐसे हैं वो अपने दोस्त जोसेफ एडिसन के साथ लिखे। रिचर्ड स्टील वॉज ए गुड क्रिटिक ऑफ द सोसाइटी, रिचर्ड स्टील एक बहुत ही अच्छे क्रिटिक थे समाज के। इन हिज ऐसे ही हैज़ गिवन द करेक्ट ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन द कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट ऑफ हिज रीडर। तो अपने निबंध में उन्होंने क्या किया है, करेक्ट ओपिनियन दिया है लोगों का ऑफ द कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, जो वहाँ उनके काल के जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट थे विषयों पर। ही ऑल्सो गेव प्लेस टू फॉरेन, उन्होंने अपने निबंधों में फॉरेन को, पॉलिटिकल को और थिएटिकल न्यूज को स्थान दिया है। ही क्रिटिसाइज प्रोमिनेंट सोशल एंड प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, उन्होंने अपने निबंधों में प्रोमिनेंट जो प्रसिद्ध जाने माने सामाजिक और जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी उनकी आलोचना की है। रिचर्ड स्टील इज़ द मास्टर ऑफ विट एंड ह्यूमर, रिचर्ड स्टील जो थे वो विट और ह्यूमर के, बुद्धि और हास्य के, चातुर्य और हास्य के महान लेखक थे। इन इज एसेस में उन्होंने एसेस में इसी तरीके से लिखा है। ही क्रिटिसाइज्ड सम प्रोमिनेंट, वह क्रिटिसाइज करते हैं अपने एसेस में सम प्रोमिनेंट सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स को इन अ प्लीजिंग ह्यूमर, बड़े ही आनंददायक तरीके से, हास्यास्पद तरीके से। हीज एसेस आर रिटन इन अ कॉलिकल वेन, उनकी जो एसेस लिखे गए हैं वो कॉलिकल वेन का मतलब है आम बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं। दे आर रिटन इन अ कॉन्वर्सेशनल वे, वे एक ऐसे लिखे गए हैं जिसकी मानो कि जो लेखक है वो आपसे बातचीत कर रहा है। उनकी स्टाइल जो है बड़ी ईज से भरी हुई है, बहुत सरल है और पेडेंट्री ऑफ द लर्नड, और ज्ञानी व्यक्तियों के ज्ञान से भरी है। ही इज ऑलवेज पोलाइट और हम्बल, वो हमेशा पोलाइट और हम्बल बने रहते हैं निबंध लेखन के समय। ही यूजेस द वर्ड्स ऑफ एवरीडे कॉन्वर्सेशन, वे हमेशा एवरीडे कॉन्वर्सेशन के वर्ड लेते हैं। तो अब लास्ट बचा है ये सर रॉजर एंड द विडो। तो इन दिस ऐसे, इस ऐसे में रिचर्ड स्टील वी फाइंड, हम पाते हैं रिचर्ड स्टील को, वी फाइंड द वेरी फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ सर रॉजर एंड द विडो, जब पहली मुलाकात होती है सर रॉजर और विडो की। तो इस निबंध में एक कैरेक्टर है सर रॉजर एक विधवा की मुलाकात होती है। सर रॉजर फॉल्स इन लव विद हर, तो सर रॉजर उससे प्रेम करने लग जाता है। एंड रिजेक्ट्स बट सी रिजेक्ट, लेकिन जो उसकी जिससे प्रेम हुआ है वो औरत जो विधवा है वो उसके प्रपोजल ऑफ लव को रिजेक्ट कर देती है। दिस इंसिडेंट टेक हिम डिजेक्शन, ये घटना उसको एक गहरे दुख में ले जाती है। सर रॉजर अब घूम रहे हैं अपने सर रिचर्ड स्टील के साथ, और घूमते समय ही रीचेस सच अ प्ले, वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं वेयर ही यूज टू सिट, जहाँ पर वो पहले बैठा करते थे। लविंग मेमोरीज ऑफ विडो इन द यूथ, जब वो जवान थे और उस वृद्ध और उस विधवा से उन्हें प्रेम हो गया था। ही रिकॉल्स ऑल हिज प्रीवियस डे, वह अपने सभी पिछले दिनों को याद करते हैं। ही थिंक्स द टाइम, वह उस समय के बारे में याद करते हैं। तो सर रॉजर उस समय के बारे में याद करते हैं। व्हेन ही वॉज ए शेरिफ, जब वो एक शेरिफ थे, शेरिफ का मतलब है एक लॉ ऑफिसर इन अ कोर्ट, मतलब एक काउंटी कोर्ट में, अमेरिका में काउंटी कोर्ट में एक लॉ ऑफिसर जो है, कानूनी अफसर जो है वो शेरिफ था। तो वो याद करता है कि वो कौन सा समय था जब वो एक शेरिफ था। एंड ही वॉज ए हैंडसम, और वो बहुत सुंदर था अपनी जवानी में। इनफ टू वू एवरीवन, और वो किसी को भी क्या कर सकता था, अपने प्रेम जाल में फंसा सकता था या अपने ओर आकर्षित कर सकता था। सर रॉजर सीज हर, तो सर रॉजर देखते हैं सर रॉजर ने उन्हें देखा था, उस विडो को। कहाँ देखा था? सर रॉजर और विडो की मुलाकात हुई थी, कोर्ट रूम में हुई थी फर्स्ट टाइम एज एविडेंट विटनेस, जब वो एक गवाह के तौर पर वहाँ आई हुई थी। ऑल्दो ही हैड सीन मैनी फेस, यद्यपि इससे पहले उसने कई सारे चेहरे देखे थे। यट नन कुड मेक हिम क्रेजी, लेकिन कोई भी चेहरा सर रॉजर को पागल दीवाना ना बना सका। बट एज सुने, लेकिन जैसे ही उसने उस विडो का चेहरा देखा, उस विधवा का चेहरा देखा, ही फाइंड्स हिमसेल्फ कैप्टिवेटेड इन हर चार्म, तो वह पाते हैं कि वह उसके प्रेम जाल में, उस रूप जाल में फंस गए, उसकी ब्यूटी के जाल में फंस गए हैं। ही फील्स प्रिविलेज्ड, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो सर रॉजर वॉज अफ्रेड, सॉरी, हाँ यस, तो ही एसेस आर रिटन, सॉरी ये जस्ट अ मिनट, ये स्लाइड आगे पीछे होगी, ओके से ऑल्दो ही हैड सीन मैनी फेस, यद्यपि उन्होंने कई सारे चेहरे देखे थे इससे पहले, लेकिन कोई भी चेहरा उनको पागल दीवाना ना बना सका। लेकिन उस वीडियो को देखकर वो क्या हो गए थे, उसके रूप में फंस गए। ही फील्स प्रिविलेज, जो है बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। व्हेन शी लुक्स इनटू हिज आइज, जब उस विधवा ने उनकी आंखों में झांका था, उनकी आंखों में देखा था। ही हैज मैनी विशेस, तो लेखक जो सर रॉजर के मन में कई सारी इच्छाएँ, कई सारी फीलिंग जाग पड़ी थी। बट ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग, लेकिन वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बिफोर हर
उस लड़की के सामने, उस विधवा के सामने, व्हेन ही वेंट टू हर होम, जब वह उसके घर में गया। तो एक बार क्या हुआ, तो वह उसका प्रणय प्रस्ताव लेकर, वह अपने प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाना चाहता था, उसके घर गया, लेकिन वह वहाँ पर अपनी बात को, अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाया, अपनी मन की बात नहीं बता पाया उस उस विधवा को। सी वेलकम, जब वो उसके घर गया तो उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सिविलाइज मैनर में उस औरत ने, विधवा औरत ने उसका स्वागत किया। सर रोजर वॉज अफ्रेड बाय हर मेरिट्स, तो सर रोजर को उसके गुणों से बहुत डर लगा, उसमें इतनी गुणवान थी कि वह उसके सामने अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस करने लगे। ही कुड नॉट टेल हर फीलिंग्स, और सर रोजर उस विधवा को अपनी फीलिंग नहीं बता सके, जस्ट बिकॉज ऑफ हर मेरिट, क्योंकि उसके जो मेरिट थे, उसकी जो योग्यता थी और उसका जो सिविलाइज बिहेवियर था, उसके सामने वो अपने आप को बहुत तुच्छ पा रहे थे। ही कंपेयर्स हर विद स्फिंक्स, तो वह उसकी तुलना, सर रोजर ने उस विधवा की तुलना स्फिंक्स से की है। स्फिंक्स का मतलब क्या होता है? स्फिंक्स एक एंशिएंट क्रीचर है, एक बहुत ही प्राचीन प्राणी है, माइथोलॉजी में, पौराणिक कथाओं में पाया जाता है। ठीक है, इट वॉज अ बिलीफ, ये माना जाता है कि जो स्फिंक्स होता है उसका जो बॉडी होती है वो तो लायन की होती है, और हेड जो होता है उसका औरत का होता है, जो सर है वो औरत का होता है, तो स्फिंक्स कहते हैं उसको। तो उसने उसकी तुलना, उस विधवा की तुलना स्फिंक्स से की है। एंड ही यूज टू आस्क, और सॉरी ये सी होगा, यहाँ पर इसी करेंगे, सी यूज टू आस्क, और वो क्या करती थी, जो जिसका शरीर मतलब लायन का होता था, और जो सर होता था वो हेड जो होता है वुमन का होता था, तो वो क्या करती थी, सी यूज टू आस्क सम रिडल, वह जो यात्री होते थे, ट्रैवलर होते थे, उनसे पहेलियाँ पूछा करती थी और उनको फिर बाद में मार देती थी जब वह उनकी पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाते थे। तो उससे तुलना की गई, मतलब उसके सामने वह अपने आप को बहुत तुच्छ महसूस करता है और डरा हुआ महसूस करता है सर रोजर। हु किल्स दोज ट्रैवलर हु यूज टू आंसर रॉन्गली, ठीक है, जो उसके प्रश्नों, जो उसकी पहेलियों का जो स्फिनिक्स होती थी, तो वह उसकी तुलना स्फिनिक्स से करता है, जो कि जिसका शरीर लायन का है और जो हेड है वो वुमन का है, और वह यात्रियों से, गुजरने वाले यात्रियों से सवाल पूछा करती थी, पहेलियाँ पूछा करती, और जो उसके पहेलियों का गलत उत्तर देते उनको मार देती थी। सो सर रोजर वॉज अफ्रेड ऑफ अस, तो सर रोजर उससे डर गए। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, हनी की तरह थी, उसके ईयर को लग रही थी हनी की तरह मीठी। हर फेस वॉज रिजॉइस, और उसका जो चेहरा था बहुत ही आनंददायक था। एंड ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर ब्यूटी, और वह उसके रूप को देखकर ही, ब्यूटी और चार्म को देखकर कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया, खो गया। बट शी ब्रॉक हिज हार्ट, लेकिन उस औरत ने उनका दिल तोड़ दिया, क्योंकि विडो ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सर रोजर कहते हैं इट वॉज हर कॉन्फिडेंस, मतलब उस औरत को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था, हु क्रिएटेड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, जिसके कारण क्या हो गया, उन दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई। ही एडवाइजेस हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त को सलाह देता है, टू बी अवेयर ऑफ हिज लव, कि तुम भी अपनी प्रेमिका के कॉन्फिडेंस से सावधान रहना, इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर लव रिलेशन, अगर तुम्हें क्या करना है, अपने प्रेम संबंध को बनाए रखना है। तो वहाँ पर एडवाइस देता है कि हमेशा अपनी प्रेमिका की कॉन्फिडेंस के बारे में ज्ञान रखो, पता रखो, और उसका सामना करो अगर तुम्हें अपने प्रेम संबंध को जीवित रखना है। ओके, तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त होती है। आप इसका यूनिट सेकंड का पार्ट देखना चाहते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरी वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है, थैंक यू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।